दोस्तों, जैसा कि हम छत्तीसगढ़ अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और इसी बीच में हमने आपको बताया था कि 10 प्रश्न सरल किए थे। मैंने कहा था कि 11वां प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो दोस्तों, जैसा कि इस ये 11वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या देख कह रहा है, ये एक बच्चा 100 को वाद लिख रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख रहा है। मतलब अस्पष्ट लिख रहा है, उल्टा सीधा लिख रहा है सब कुछ। डब्ल्यू को एम लिखेगा, बी को उल्टा वी लिख देगा, ए को ऊपर वी को ए बना देगा, कभी कभी ऐसा विकार आएगा बहुत बड़ा। तो दोस्तों, ऐसा विकार मस्तिष्क की प्रक्रमणशीलता के कारण विलोमते प्रक्रमणशीलता होती है। मतलब देखता तो वास्तव में वो है, लेकिन मस्तिष्क कुछ उल्टा समझ लेता है और इस प्रकार के विकार को हम क्या कहते हैं, अपपठन या डिसलेक्सिया कहते हैं। दोस्तों, डिसलेक्सिया पर बहुत बड़ा वीडियो आएगा, एक कम से कम 1 घंटे का वीडियो आएगा। सारे के सारे जो डिसलेक्सिया को लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सारे डाउट्स को आपके जो सारे डाउट्स है जो अध्यापक पात्रता परीक्षाओं में लेकर के बार बार इस पर चिंतन होता है। कभी कभी देखो सरल प्रश्न आ गया जैसे छत्तीसगढ़ अध्यापक पात्रता परीक्षा में, लेकिन कभी कभी इसमें से इतने डीपली प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में कि उस तक छात्र पहुंच ही नहीं पा सकता है कोचिंग की पढ़ाई से। तो दोस्तों, हम इस पॉइंट पर सारे डिस्कशन आपके क्लियर कराएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि डिस्कशन आपको करना है इस पॉइंट पर, तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि अधिकतम लोग हमारे बीच में आ सकें। अब दोस्तों, ये डिसलेक्सिया आपको पता है अपपठन होता है, उल्टा सीधा लिखना, उल्टा सीधा पढ़ना, शब्द उछालने का विकार कोई साइकोलॉजी में नहीं चलता है, डिसलेक्स में या नहीं चलता है। डिसमोरफेमिया, ये इंपॉर्टेंट है। दो शब्द डिसलेक्सिया का मैंने बता दिया। डिसमोरफेमिया का अर्थ होता है कि कोई भी छात्र या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, आकार का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। आकार मतलब जो बड़ा होता है वो छोटा दिखाई देता है और जो छोटा होता है वो बड़ा दिखाई देता है। ये डिसमोरफिया होता है। गणितीय आकृतियों का सही आमाप का या सही परिमाप का या सही आकार का सही तरीके से अंदाज नहीं लगा सकता है। जो बड़ा त्रिभुज होता है वो छोटा दिखाई दे देता है और जो छोटा त्रिभुज होता है वो क्या दिखाई देने लग जाता है, बड़ा दिखाई देने लग जाता है। ये डिसमोरफेमिया विकार होता है, जिसको आकृति की आकार से संबंधित विकार होता है। तो दोस्तों, दो शब्द आपको ध्यान रखना है, डिसलेक्सिया और डिसमोरफेमिया। तो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये शब्द डिसलेक्सेमिया, ये इस नाम का कोई शब्द साइकोलॉजी में नहीं होता है। शब्द उछलने का विकार एक ऐसा प्रायोजित शब्द दिया गया है पेपर सेटर के द्वारा, जैसा कि कोई भी साइकोलॉजी में शब्द नहीं होता है। दो शब्द होते हैं साइकोलॉजी में, डिसलेक्सिया और डिस्मोरफेमिया। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर दी। तो दोस्तों, अब चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रश्न आया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है, चाहे शिक्षण विधियों में पैदा हो, पर्यावरण अध्ययन में या सामाजिक अध्ययन में या विज्ञान के गणित की अध्ययन विधियों में, शिक्षण विधियों में, और या भाषा के साथ में इसका प्रश्न आएगा, या कहीं ना कहीं मनोविज्ञान में भी इसका प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, एक ना एक प्रश्न यहाँ से पैदा होगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजना विधि जिसको नाम से जानते हैं। तो देखना, प्रोजेक्ट विधि में एक ऐसा कार्य होता है जो प्राकृतिक वातावरण में करना होता है और छात्र क्या करता है, स्वयं उस पर काम कर करके सीखता है प्राकृतिक वातावरण में भी। और अध्यापक क्या करता है, एक मात्र सुविधा प्रदाता या उसको फैसिलिटेटर की भांति क्या करता है, काम करता है। जहाँ कहीं पर भी अटकता है दोस्तों, उसको क्या करता है, हल्का सा धक्का देता है, हल्का सा सहारा दे देता है। तो दोस्तों, इसमें एक समस्या होती है, और समस्या क्या होती है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। बालकों की क्या होती है समस्या, क्या होती है, व्यवहारिक समस्या होती है। तो अनुभव द्वारा सीखते हैं, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहते हैं, समस्या समाधान होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो डी उत्तर क्या होगा, राइट होगा दोस्तों। चलो दोस्तों, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना। देखना दोस्तों, इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट रूप से देखना। ये प्रक्रिया स्मृति स्तर पर होती है, जो बताए थे मॉरिसन ने, हंट ने, बोध स्तर का अधिगम, स्तर का अधिगम। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे मैंने कहा
कि 2 × 0 क्या होता है 0, 3 × 0 क्या होता है 0, और 4 × 0 क्या होता है 0। तो 1 × 0 क्या होगा 0। तो बालक धीरे धीरे ये समस्या समझने लगे कि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर जो फलन प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो शून्य प्राप्त होगा तो इसमें क्या कर रहा है, नियमीकरण कर रहा है, और नियमीकरण सामान्यीकरण के माध्यम से होता है। तो इस प्रक्रिया को जनरलाइजेशन या व्यापीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया ही आगमन विधि में लागू होती है। बहुत सारे तथ्य होते हैं और उस तथ्यों से एक सामान्य नियम क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, सिद्धांतों को या नियमों को विकसित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, तो 14वां प्रश्न है दल शिक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीम टीचिंग का है। टीम टीचिंग विकसित, कौन सा सामर्थ्य विकसित होती है, कौन सी क्षमता दल शिक्षण से विकसित होती है। दल शिक्षण विकसित करने की सामर्थ्य है प्रतिस्पर्धा की भावना। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना, दल शिक्षण में क्या होता है, टीम भावना से काम किया जाता है। तो टीम भावना से प्रतिस्पर्धा तो होगी ही नहीं, एक सहयोग की भावना होगी। सहयोग, अच्छी तरीके से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये इम्पोर्टेंट होगा। क्या करते हैं, टीम शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक सामूहिक रूप से पढ़ाते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को क्या करते हैं, अपने आप में मिटाने की कोशिश करते हैं। दल शिक्षण या टीम टीचिंग अलग से प्रत्येक शिक्षण विधि पर आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी है वह एक दूसरे के शिक्षण को क्या करना है, परिपूर्ण करने की आदत। अब दोस्तों धारा प्रभाविता, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन ये किसके घटक हैं, हमें पता है सृजनशीलता के घटक है। पढ़ रखा है आपने, क्रिएटिविटी नाम से एक टॉपिक चलता है। और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी मूल रूप से क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो अपसारी चिंतन यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा। धारा प्रभाविता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है किससे, पहले हमें देखना होगा ये सारे के सारे घटक किसने बताए, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के बताए। और सृजनात्मकता हमको पता है मूल रूप से कैसी थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होती है, विस्तारवादी चिंतन होता है सृजनात्मकता। तो दोस्तों चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 16वां प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, एक बार के लिए थोड़ी सी बाधा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बालकों की विभिन्नताएं चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। ये जो प्रश्न आ रहा है, ये जो प्रश्न आ रहा है वो समावेशी शिक्षण से आ रहा है। जो सम्मिलित शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा का, जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो चल रहा है कि बालक हमारे पास में क्या आएंगे, अलग अलग वातावरण से आएंगे, अलग अलग मानसिक स्तर के आएंगे, अलग अलग शारीरिक स्तर के बालक आएंगे, अलग अलग आर्थिक रूप से जुड़े हुए बालक आएंगे। लेकिन हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जो उन बालकों की आवश्यकताओं को क्या करे, पूर्ण करे। तो ये कथन किसका था, स्किनर का था। दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता और समावेशी शिक्षा, विविध अधिगमकर्ताओं को हमें साथ लेकर के चलना है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, जो कि समग्र शिक्षा अभियान का मूल मंत्र है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यह विविध कोई भी अधिगमकर्ता पीछे नहीं छूटे, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, इस कथन को एक बार पढ़ लो, बालकों की विभिन्नताएं चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। ये किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। दोस्तों अगला प्रश्न फिर सृजनात्मकता से आ रहा है, जो 17वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में की जाती है। तो नाटकीय खेल खेल करके करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब भी रामायण अभी चल रहा था तो बहुत सारे बच्चे, जब गाँव में रामायण चल रही थी तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, रावण का रोल कर रहे थे घरों में।
वो या राम का रोल कर रहे थे या सीता जी का रोल कर रहे थे, और अपने आप में वो क्या कर रहे थे, समान अभिनंदन कर रहे थे, समान अभिमंजन कर रहे थे। जैसा कि रामलीला में जो बोला जा रहा था उससे बहुत अलग प्रकार का क्या हो रहा था, स्वाद मंचन हो रहा था। तो नवीनता उसमें थी स्वाद में। तो दोस्तों नाटकीय खेल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रचनात्मक खेल के द्वारा तो करते ही। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी बरसात के समय में नाव बना करके तैरते हैं, कभी क्या बनाते हैं, बहुत अधिक अच्छे घर बनाते हैं रचनात्मक खेल, हास्य भाव के द्वारा एक दूसरे की। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, जैसे भी मान लिया जाए वो टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं और उसको अलग रूप में रूपांतरित कर देते हैं। कोई बच्चा जेठालाल की भूमिका में आ जाता है, कोई बच्ची है वो दया भाभी की भूमिका में आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से सारे के सारे सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति, मतलब वो ऐसा नहीं है एटीट्यूड बोलते हैं जैसा सीरियल में बोला है, वो अपने ओर से कुछ अलग बोलने की कोशिश करते हैं। ये जो नवेलिटी का भाव होता है, जो धारा प्रभाविता का भाव होता है, जो किसी विचार को मौलिकता देने का बात होती है, वो सब रचनात्मकता के अंदर आ जाती है। तो बालक इन सभी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आंतरिक कक्षा का कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो दोस्तों आंतरिक कक्षा का कारण, तो दोस्तों रुचि भी क्या करती है, रुचि से क्या आता है, ध्यान आता है, ध्यान से क्या होता है, अधिगम। ये अधिगम का सबसे सामान्य वाक्य है। रुचि तब तक पैदा नहीं होगी तब तक ध्यान नहीं आएगा, और ध्यान नहीं आएगा और रुचि के लिए क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। मानसिक थकान भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये सब भी क्या होगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न उन्हें, जब शिक्षक बच्चों के समूह को एक अभिन्न अंग बनकर बच्चों के साथ में काम कर रहा है, अभिन्न अंग बन रहा है, किसी समूह का क्या बन रहा है, अभिन्न अंग बन करके व्यवहार की जानकारी लेता है, तो यह उदाहरण है। तो दोस्तों अभिन्न अंग बनकर के व्यवहार की जानकारी ले रहा है। निरीक्षण अनेक तरीके से हो सकता है, अनौपचारिक निरीक्षण हो सकता है। देखना दोस्तों, अनौपचारिक निरीक्षण, कभी बाजार में बच्चा मिला, बाजार में क्या व्यवहार कर रहा है ये देखा किसी अध्यापक ने, तो ये अनौपचारिक निरीक्षण होगा। औपचारिक निरीक्षण जब बहुत प्लानिंग के तहत में किया जाता है, जिससे व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, जैसे प्रार्थना सभा में बालक का निरीक्षण कर लेते हैं। कभी कभी किसी खेल प्रतियोगिता में जो औपचारिक रूप से असहगामी पर निरीक्षण, असहगामी निरीक्षण ये होता है। सहगामी निरीक्षण बच्चे के साथ में जोड़ करके मिल करके काम किया जाता है। कभी क्या होता है, जब मिड डे मील की छुट्टी होती है तब अध्यापक क्या कर जाता है, अपना टिफिन लेकर के बच्चों के बीच में बैठ जाता है और उन बच्चों से घुल मिल करके उसके भोजन से संबंधित स्वच्छ आदतों का क्या करता रहता है, निरीक्षण करता रहता है, व्यवहार की जानकारी लेता रहता है। इस प्रकार के निरीक्षणों को हम बोलते हैं सहभागी या सहगामी निरीक्षण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखना जो 20वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांतों से प्रश्न पूछा गया है। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही अधिगम है। अनुक्रिया करना सीखना ही क्या है, अधिगम है। तो दोस्तों ये प्रश्न है घंटी और भोजन वाले पेपर से। दोस्तों एक बार के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये प्रश्न है अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना। क्या दिया जाता है, पहले भोजन और घंटी वाले आपने सुना होगा, जैसी अभिक्रिया क्या करता था कुत्ता भोजन के प्रति करता था, वैसे ही अभिक्रिया अब घंटी के प्रति करने लग जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के व्यवहार का काम में कहाँ लिया गया है, परंपरागत या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में लिया गया है। तो दोस्तों उत्तर होगा परंपरागत और शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत जिसको नाम से जाना जाता है, अनेक नाम है दोस्तों इसके, जिसको SR बॉन्डिंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्डिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये अगले 10 प्रश्न आपके बीच में आए दोस्तों। मैंने अधिक सार्थक रूप से इस पे उत्तर करवाने की कोशिश की दोस्तों। अब आपके टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे, जरूर बोर्ड के माध्यम से आएंगे दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी
आपको पता है कि परीक्षाओं में काफ़ी मोड़ आने वाले हैं और परीक्षाओं में कितनी देरी हो सकती है वो मैं आपको आधिकारिक रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन देरी ज़रूर होगी परीक्षा में, रीट की में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप पढ़ते रहिएगा यूँ ही, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, मैं अलबेला सर इस वीडियो से विदा लेता हूँ।